ग्रुप के साथ साथ राजकीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महिला महाविद्यालय सेवापुरी, साथ ही हमारा जो सहयोगी पार्टनर है जिसके माध्यम से जूम ऐप और ऑनलाइन इस कार्यक्रम को संचालित किया जा रहा है, एकलव्य सेल्फ लर्निंग टूल और अन्य महाविद्यालयों जिसके सहयोग से हमारे मुख्य वक्ता गण उपस्थित हो पा रहे हैं, मैं सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि पिछले 26 नवंबर से हम इस कार्यक्रम को लगातार संचालित कर रहे हैं। सप्ताह में 3 बार का हमारा यह कार्यक्रम जो संविधान के ऊपर आधारित है और संविधान के साक्षरता के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें आप सभी का महती योगदान मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है और हमारा स्वयं का ज्ञान अर्जन हो रहा है। मैं अपनी पूरी टीम की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ और समय को देखते हुए आज के कार्यक्रम के विषय की स्थापना के लिए जूम ग्रुप के सचिव प्रोफेसर रवि प्रकाश गुप्ता सर को आमंत्रित कर रहा हूँ कि हमारे आज का जो विषय है और साथ में आज के हमारे जो मुख्य वक्ता सर हैं उनका भी परिचय कराएं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। सर बहुत बहुत धन्यवाद सरोज जी। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ, हमारे बड़े भाई समान और एक बहुत निकट का स्नेह देने वाले डॉक्टर विश्वनाथ मिश्रा भैया हैं, हमारे सीनियर रहे हैं और बड़ा सुफल, बड़ा सुंदर संयोग है कि भैया का बायोडेटा, हमने कल कहा कि भैया हमें बायोडेटा आप दीजिए, तो उससे इतनी चीजें मालूम हुई कि मेरे लिए तो ये कार्यक्रम तभी सफल हो गया कि हाँ, भैया के साथ एक सुनने का मौका मिलेगा और एक विषय पर सुनने का मौका मिलेगा। जब भी मुलाकात होती रही तो लगता रहा कि भैया के साथ एक संवाद स्थापित हो, लेकिन अच्छा है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का कि भैया को आज सुनने का मौका मिलेगा। जैसा कि आपने इस बात की चर्चा की, संवैधानिक साक्षरता कार्यक्रम का जो ये हमारा विषय चल रहा है 26 नवंबर से 26 जनवरी तक, उसमें आज हम जिस विषय को लेकर के आ रहे हैं, स्वतंत्रता, और हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना में ही स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, अगर शब्द सा कहें तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। बाद में जाकर के अनुच्छेदों में भी हम देखते हैं स्वतंत्रता के विभिन्न आयामों का परिचय दिया गया है, लेकिन स्वतंत्रता इतनी छोटी सी अवधारणा नहीं है। अगर हम विचारधारा के स्तर पर देखें तो समाजवाद और पूंजीवाद की जो प्रमुख विचारधाराएं हैं, वहां भी स्वतंत्रता को लेकर के अपने अपने तर्क गढ़े जाते हैं, अपने अपने तरीके से विषय की स्थापना करने का प्रयास किया जाता है और पूरी दुनिया के संचालन की बात की जाती है। इतिहास में हम देखें तो स्वतंत्रता का जो मूल्य है वो कुछ वर्गों के हाथों में केंद्रित रखने की बात किसी समय में अरस्तु जैसे विचारक ने की थी, जिसे राजनीति विज्ञान का हम जनक कहते हैं, और उसने दासों को चलते फिरते जीवित उपकरण की संज्ञा दी थी। तो उस तरीके से उसने दास प्रथा का समर्थन किया था। तो स्वतंत्रता के इतने आयाम हैं जिस पर चर्चा करना, विचार करना और उसकी समझ विकसित करना बहुत ही आवश्यक और जरूरी है। ये संविधान के दायरे में ही आने की बात नहीं है। दिन प्रतिदिन के विषय में अगर हम देखते हैं, सरकारों की कार्यप्रणाली को देखते हैं, विपक्ष की कार्यप्रणाली को देखते हैं, अपने जीवन में देखते हैं, यहाँ तक कि हम अपने घर परिवारों में भी देखते हैं, तो वहां पे भी स्वतंत्रता के मूल्य को लेकर के बड़े महीन तर्क गढ़े और बुने जाते हैं और उसके साथ साथ उसको स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। तो विद्यार्थियों के स्तर पे ये समझ बहुत आवश्यक और अनिवार्य है कि वो स्वतंत्रता के इस तंतु को जान सकें और समझ सकें, जिससे निजी जीवन में, अपने पारिवारिक सामाजिक जीवन में और अपने राष्ट्रीय जीवन में अपना सर्वोत्तम योगदान सुनिश्चित कर सकें और स्वतंत्रता के मूल्य को पहचान सकें और स्वतंत्रता के मूल्य को एक्सरसाइज कर सकें। तो इसी के साथ, इस सामान्य सी बात के साथ चर्चा में शुरू करता हूं और बहुत आदर, बहुत प्रेम और बहुत सम्मान के साथ विश्वनाथ भैया को आमंत्रित करता हूं, जो अभी वर्तमान समय में आर्य महिला डिग्री कॉलेज में 2010 से लगातार कार्यरत हैं, एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में राजनीति विज्ञान विभाग में,
आपने 5 किताबें लिखी हैं। इसके अलावा 40 से ज्यादा शोध पत्र लिखे हैं। लिखने पढ़ने के शौकीन व्यक्ति हैं और आपका व्यक्तित्व ही लिखने पढ़ने वाला होता है। ऐसा बड़ा कम सुयोग होता है कि एक अध्यापक अध्यापकीय गुण के साथ विकसित हो। और भैया जब जिस समय रिसर्च किया करते थे, जिस समय हमारे सीनियर हुआ करते थे, उस समय भी भैया के ये टेम्परामेंट को हम लोग जानते और समझते थे, जो समय के साथ निरंतर विकसित हो रहा है। तो ऐसे सुयोग्य व्यक्ति को पा करके हम बहुत ही सम्मानित महसूस कर रहे हैं, बहुत गौरवान्वित हैं। और भैया से अनुरोध है कि अब विषय की शुरुआत करें और आगे का कार्यभार अपने हाथों में मिले और विषय की स्थापना के साथ भैया का सादर आमंत्रण। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय बालिका महाविद्यालय सेवापुरी की IQAC सेल की कोऑर्डिनेटर गीता रानी शर्मा जी और हमारे अनुज जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं डॉक्टर रवि प्रकाश गुप्ता जी और जो इस कार्यक्रम को मॉडरेट कर रहे हैं अभी मनोज कुमार सिंह जी। मैं आप सबों का आभारी हूं कि एक बहुत ही प्रासंगिक और विमर्श के योग्य विषय पर बोलने के लिए मुझे अवसर दिया है। और जो अभी मेरे संदर्भ में रवि भाई ने कहा, यह उसका स्नेह है। और वास्तविकता यह है कि रवि जैसे जो हमारे और सहयोगी हैं, उन सबों का भी हमारे पढ़ने लिखने में बहुत योगदान है। क्योंकि जब हम सब काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंतेवासी थे तो ये सभी बंधु हमसे बहुत सारे जिज्ञासाओं अपने प्रश्नों के साथ हमसे मिलते थे और अभी भी मिलते हैं, जो मुझे निरंतर पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित करता रहता था। तो मैं पुनः अपना आभार प्रकट करते हुए अपनी आज की बातचीत की शुरुआत करता हूं। मैं अपने बातचीत को 3 खंडों में बांटकर आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा, जिसमें एक तो भारतीय संविधान का पक्ष होगा, जो आपके इस कार्यक्रम का मूल विषय है कि उसमें हम लोगों ने, हमारे संविधान निर्माताओं ने और बाद में चल करके हमारी संसद और न्यायपालिका ने जिस प्रकार से स्वतंत्रता को समझने और उस अधिकार को प्रत्याभूत करने की जो प्लानिंग की है, एक पक्ष तो उसका होगा। दूसरा पक्ष इसका होगा जो पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत की ओर से आता है और समय रहने पर मैं उसमें जो नए विमर्श उत्पन्न हो रहे हैं स्वतंत्रता को लेकर, उसको भी रखने की कोशिश करूंगा। मैं अपनी बातचीत की शुरुआत करना चाहूंगा एक किताब का उदाहरण देते हुए, और इस कार्यक्रम में जो विद्यार्थी बंधु जुड़े हुए हैं उनके लिए खास करके ये किताब देखिए है हेक की लिखी हुई, और किताब का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी। ये किताब जब प्रकाशित हुई और हेक को नोबेल प्राइज भी मिला है, तो 1975 की बात है। मार्गरेट थैचर एक दिन अपने कैबिनेट में गई इस किताब को लेकर। कैबिनेट की मीटिंग होने वाली थी, मुद्दा कुछ और था, और ये बातें इस किताब के फ्लैप पर लिखी हुई। उन्होंने अपने बैग से इस किताब को निकाला, टेबल पे रखा और अपने सहयोगियों से कहा कि मुझे ऐसा ब्रिटेन चाहिए। अब बात यह है कि यह जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी लिखने वाला हेक है, उसे हम लोग स्वतंत्रतावादी या स्वच्छंदतावादी उदारवादी कहते हैं, जो प्राइवेटाइजेशन का बहुत समर्थक है। लेकिन प्राइवेटाइजेशन का समर्थन करते हुए भी, निजीकरण का समर्थन करते हुए भी, इस किताब में राज्य को जो दायित्व दिए गए और निजी क्षेत्रों को जो दायित्व दिया गया है सामाजिक न्याय के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए, वह बहुत महत्वपूर्ण है। इस लिहाज से जो
पढ़ने में रुचि रखने वाले और इसी को पेशा बनाने वाले विद्यार्थी हैं, उनको इस किताब का अवलोकन करना चाहिए। इस किताब को देखने से ये पता चलता है कि भारत में जो हम लोग प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं उसकी वजह से हमारी स्वतंत्रता सीमित हो रही है या हमारी स्वतंत्रता उससे परिष्कृत होने वाली है। भारत में देखेंगे तो हम पाते हैं कि हम लोग जो स्टेट कैपिटल है, राज्य की जो पूंजी है, उस पूंजी को ही हम औने पौने दाम में निजी क्षेत्रों को दे देते हैं। फिर निजी क्षेत्रों का जो कार्य निष्पादन अच्छा नहीं होता है, ये एक भ्रांति है कि निजी क्षेत्र अच्छा कार्य निष्पादन करते हैं, तो फिर उनके अच्छे कार्य निष्पादन नहीं करने से जो उनको घाटा होता है, तो फिर जनता का पैसा ही उनको दिया जाता है। तो यह जो निजीकरण का प्रोसेस है, हमें उसको एक बार विचार करने की ओर यह किताब बताती है। इस संक्षिप्त टिप्पणी के बाद आइए हम सीधे आते हैं स्वतंत्रता पर विचार करने के लिए। और हम सबको ये पता है कि बेरूबारी और केशवानंद भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि किसी भी संविधान के किसी एक अनुच्छेद की व्याख्या करने में संपूर्ण संविधान को पृष्ठभूमि में रखना चाहिए। मतलब यदि हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, अनुच्छेद 19 से उसकी बातचीत करें, तो साथ में हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि हम पृष्ठभूमि में पूरे संविधान को रखें। जब हम ऐसा नहीं करते हैं, तब हम अपने संविधान को न तो ठीक से समझ पाते हैं और न ही हम स्वतंत्रता की सही व्याख्या कर पाते हैं। महीना यही था 6 दिसंबर 1948 ईस्वी को अनुच्छेद 19 पर बातचीत करने की शुरुआत हमारे संविधान सभा में शुरू हुई थी। हालांकि थोड़ी सी चर्चा एक दिन पहले भी हो गई थी, लेकिन विषय दूसरे थे, इसलिए अनुच्छेद 19 पर जो व्यवस्थित चर्चा प्रारंभ हुई वह 6 दिसंबर 1948 से शुरू हुई। स्वतंत्रता का जो अधिकार हमको दिया गया है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत, जिसमें A, B, C, D, E, F, G आते हैं, और उसके बाद भी स्वतंत्रता की चर्चा हुई है, संरक्षण के संदर्भ में हुई है। इसलिए हम आज अपनी बातचीत में अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 32 तक को रखेंगे। एकदम बहुत ही वाटर टाइट कंपार्टमेंट की में सोचने की कोशिश करें तो ये सारे अनुच्छेद स्वतंत्रता से सीधे सीधे जुड़े हुए नहीं, लेकिन इन सभी का संबंध स्वतंत्रता को प्रत्याभूत करने से जरूर होता है। तो 6 दिसंबर 1948 ईस्वी को अनुच्छेद 19 पर चर्चा आरंभ हुई और 9 सितंबर 1949 को अनुच्छेद 31 और 32 पर आकर के चर्चा समाप्त हुई। मतलब ये देखिए कि इस पूरे उपक्रम में लगभग साल भर का समय लगा है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि उस दरमियान हमारे संविधान सभा में सिर्फ स्वतंत्रता के अधिकारों पर या मौलिक अधिकारों पर ही चर्चा हो रही थी। अलग अलग सेशन में संविधान के जो दूसरे भाग हैं उन विषयों पर भी चर्चा होती थी। अब स्वतंत्रता के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो 19A से शुरू करें। 19A में हमको विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। 2005 इस अनुच्छेद के लिए बहुत महत्वपूर्ण हुआ जब 19A में ही हम लोगों को सूचना का जो अधिकार दिया गया वह इसी के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। यहाँ यह विचारणीय है कि सूचना का अधिकार 19A के अंतर्गत रखने का क्या औचित्य था, क्या उद्देश्य था। तो कांग्रेस नेतृत्व वाली तब सरकार थी, उसने यह सोचा कि विचार और अभिव्यक्ति की परतें तब खुलती हैं जब हमारे पास वांछित सूचनाएं हो। तो ये चीज तो यहां से आती है।
अब अनुच्छेद 19B में अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता हमको दी गई है। 19C में समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता दी गई है। 19D में भ्रमण की स्वतंत्रता दी गई है। और इस आर्टिकल के संदर्भ में भी 1978 एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, जब मेनका गांधी वर्सेस भारत सरकार केस में यह निर्णय सुनाया गया कि भ्रमण की स्वतंत्रता के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है और कम से कम उसमें विदेश भ्रमण की स्वतंत्रता नहीं है, और भारत की सीमा में रहते हुए बहुत से निषिद्ध क्षेत्र जो बनाए जाते हैं वहां पर भी हमको घूमने फिरने की स्वतंत्रता नहीं है। यह बात तो हमारे संविधान में ही लिखी गई थी। 19E में निवास की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है। 19F में स्वतंत्र संपत्ति की स्वतंत्रता हमें दी गई थी अधिकार के रूप में, लेकिन 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया और अब यह एक विधिक अधिकार मात्र है जो हम 301A में रखते हैं। 19G में वृत्ति या आजीविका की स्वतंत्रता दी गई है और इस संदर्भ में भी एक महत्वपूर्ण निर्णय हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाया गया 1986 ईस्वी में। मैं उसका उल्लेख करना चाहूंगा। ऋषिकेश महापालिका वर्सेस ओम प्रकाश एक केस आया और इस केस में एक जो प्रतिबंध लगाया गया था महापालिका के द्वारा कि जो ऋषिकेश का क्षेत्र है उसमें अंडे नहीं बेचे जाएंगे, इस प्रतिबंध को युक्ति युक्त बताया गया। मतलब कहा गया कि यह युक्ति युक्त है, उस क्षेत्र की जो धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान है, जो वहां की धार्मिक भावनाएं हैं, उसको देखते हुए इस तरह का प्रतिबंध लगाया जाना उचित है। मैं यहां थोड़ा रुकना चाहूंगा। 2-3 साल पहले की बात है, आप सब बनारस के इर्द गिर्द रहने वाले हैं तो आप भी उस न्यूज को जरूर देखे होंगे जब हमारे वाराणसी की गंगा नदी में क्रूज चलने की एक शुरुआत हुई। उसमें एक आलीशान बार था और देखने में बड़ा सुंदर था। मुझे जब वो अगले दिन तस्वीरों में चीजें आई, न्यूज पर वह सब प्रकट हुआ, तो मुझे इसी केस की याद आ गई कि जब गंगा जी भी हमारी पवित्र नदी है, हमारी आस्था उससे जुड़ी हुई है, तब क्या हमको गंगा जी पर क्रूज में बैठ करके मद्यपान करने का अधिकार होना चाहिए? कम से कम मुझे ऐसा लगा कि जो बात ऋषिकेश के संदर्भ में पवित्रता को और धार्मिक भावनाओं को लेकर के लागू होती है वह यहां भी लागू होनी चाहिए। लेकिन सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए, ऐसा नहीं हुआ और उस तरह के क्रूज के आवागमन की व्यवस्था, पर्यटन के विकास को लेकर के जो चीजें चल रही हैं, खास करके जो कारपोरेटाइजेशन ऑफ रिलीजन है, उसमें ये सब चीजें शामिल होती जा रही हैं। कहा जाता है कि इससे हमारी आय बढ़ेगी। ठीक है, आय बढ़ेगी, लेकिन जो एक धार्मिक परिशुद्धता की भावनाएं होती हैं उसके साथ यह कहां तक सामंजस्य बैठाती है। हो सकता है मेरी इस बात को बहुत सारे प्रगतिशील लोग इसकी आलोचना करें और कहें कि नहीं, इसमें क्या रखा है। खैर, ये बात अलग है। मैं आगे आता हूं 20A पर। 20A में सीधे सीधे स्वतंत्रता की बात तो नहीं है, लेकिन दोष सिद्ध हुए बिना किसी को दंडित नहीं किया जाएगा, यह भी एक तरह की स्वतंत्रता की गारंटी करती है। 20B में कहा गया है कि एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा और 20C में कहा गया है कि अपने ही विरुद्ध व्यक्ति को कोई साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इससे भी स्वतंत्रता प्रत्याभूत होती है। लेकिन इस
पूरे प्रकरण में जो सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वह है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दी गई है। यहां पर हमें थोड़ा ठहर करके विचार करने की आवश्यकता है। यह आवश्यकता इसलिए है कि यदि हम इस अनुच्छेद की भाषा को देखें, भाषा क्या कहती है इसकी, कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। विचार यहां यह करने की जरूरत है कि यह प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी की गई है, या जिस तरीके से इसकी व्याख्या की गई है उसमें यह कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से किस प्रकार से वंचित किया जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि इस अधिकार को लिखते समय हमारे संविधान निर्माताओं के मन में बहुत सारी शंकाएं थी और कुछ कंपल्सन थे। कंपल्सन क्या था? कंपल्सन यह था कि उस वक्त जो हमारा राज्य था, नया नया स्वतंत्र हुआ राज्य था, उसके पास क्षमताएं सीमित थी, और उसकी क्षमताएं कितनी सीमित थी इसका हम एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्टीकरण कर सकते हैं कि जो हमारा पहला बजट 1951 ईस्वी में बना था, पूरे साल भर का भी वो बजट नहीं था, और वह 400 करोड़ रुपए के आसपास का बजट था, कुछ उससे कम था। ये केंद्र सरकार का बजट था। ऐसे में हम अनुमान कर सकते हैं कि यदि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सकारात्मक तरीके से इसकी परिभाषा की गई होती तो राज्य के ऊपर इतनी अधिक लायबिलिटी बढ़ जाती, राज्य का दायित्व इतना अधिक बढ़ जाता कि राज्य शायद उसको परफॉर्म करने में, निष्पादन करने में, पूरा करने में अपने को सक्षम नहीं पाता। और यह जो परिपाटी अनुच्छेद 21 को परिभाषित करने को लेकर के थी, उसको सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट ने आगे 50 और 60 के दशक तक एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा के रखा। और यहां पर हमको संज्ञान लेना चाहिए एक खास केस का, ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य। ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि उसने अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19 को अलग अलग प्रकृति का मान करके व्याख्या किया, और ऐसी व्याख्या करने से स्वतंत्रता एक अलग विषय हो गई और प्राण एवं दैहिक रक्षा एक अलग विषय हो गया। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे राज्य की क्षमता में विकास होता चला गया, जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की व्याख्या के लिए शब्दवाद की जगह पर भाववाद को अपनाया, और जैसे जैसे हमारी संसद ने सामाजिक न्याय के क्षेत्र में काम करना शुरू किया, अनुच्छेद 21 में धीरे धीरे जो पहले नकारात्मक तरीके से परिभाषित किया हुआ अनुच्छेद था, आज वह भारतीय संविधान का एक सबसे महत्वपूर्ण अधिकार के रूप में हमारे सामने आया है, और उसमें लगभग 28 प्रकार के अधिकार, जिसको हम स्वतंत्रता भी एक बार कह सकते हैं, शामिल कर लिए गए हैं। और ऐसा करने का जो काम था वह कोई एक दिन में नहीं हुआ। इसमें आप देखिए तो बेरूबारी केस, उसके बाद केशवानंद भारती केस, एशियाड समिक केस, इन सबों से ये मामला बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे इसमें और इस अनुच्छेद का विस्तार किया गया, और आज हम देखते हैं कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत हमको चिकित्सा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, पर्यावरण का अधिकार, त्वरित विचारण मतलब जल्दी
हमारे केस मुकदमों का निपटारा हो, इसका अधिकार, यौन शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार, सम्मानपूर्ण अंतिम संस्कार किए जाने का अधिकार, पुनर्वास का अधिकार और एकांतवास से संरक्षण। यहाँ एकांतवास का मतलब है कि जैसे पहले कैदियों को बिल्कुल हथकड़ियों में, बेड़ियों में जकड़ करके एकदम अलग सेल में रख दिया जाता था, उस तरह की अब यातना सजा नहीं दी जाएगी, ऐसा है। इसी तरह स्वच्छ जल एवं वायु का अधिकार, निजता का अधिकार, रैगिंग से सुरक्षा का अधिकार, ये सारे अधिकार धीरे धीरे अब अनुच्छेद 21 के अंतर्गत हमको प्राप्त हो गए हैं, जिससे एक आम भारतीय के स्वतंत्रता की परिधि का बहुत अधिक विस्तार हुआ है। इस अनुच्छेद 21 से हम आगे बढ़े 22 पर आए तो गिरफ्तारी और निरोध से भी हमको संरक्षण प्राप्त है, खास करके जब कुछ खास तरह के जैसे कि अपसपा है, जैसे पहले पोटा हुआ करता था, टाडा हुआ करता था, इस तरह के जो अपवाद स्वरूप कानून बनाए गए हैं, देश हित में बनाए गए हैं, उनको यदि छोड़ दिया जाए तो सीधे सीधे कोई भी पुलिस वाला आकर के हमको गिरफ्तार नहीं कर सकता है, उसके पास बहुत ठोस आधार होने चाहिए। यह भी हमको संविधान गारंटी देता है। और हम सबको पता है कि पहले बंधुआ मजदूरी की प्रथा भारत में थी, तो इसको भी प्रतिषिद्ध किया गया। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत हम सबों को बलात् श्रम से मुक्ति प्रदान की गई और अनुच्छेद 24 में जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको किसी कार्य में नियोजित करना, खास करके जो जोखिम भरे हुए कार्य है उनमें नियोजित करना को प्रतिबंधित किया गया। यह सब भी हमारे स्वतंत्रता की परिधि को बढ़ाते हैं। आगे देखें तो जो अनुच्छेद 25 है, जिसमें हमको अंतःकरण एवं धर्म के का आबाद रूप से पालन करने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। 26 में हमारा भारतीय संविधान धार्मिक कार्य के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है और अनुच्छेद 27 में हमको यदि किसी संस्था के द्वारा किसी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, किसी समूह के द्वारा किसी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कोई चंदा लिया जा रहा है तो हमको यह स्वतंत्रता प्राप्त है कि हम चाहें तो स्वतंत्रता दें, चंदा दें या हम चंदा न दें। हमसे कोई जबरदस्ती चंदा ले नहीं सकता है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 28 के अंतर्गत धार्मिक आयोजनों में हम उपस्थित हों या न हों, यह भी हमारे अंतःकरण का विषय है और कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी समूह हमें किसी धार्मिक आयोजन में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। हमारे संविधान का अनुच्छेद जो 29 और 30 है उसमें अल्पसंख्यक वर्गों के लिए स्वतंत्रता की चर्चा की गई है, जिसमें उनके स्कूल के प्रबंधन के, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। और अनुच्छेद 31 में भारतीय नागरिकों को संपत्ति का अधिकार, संपत्ति की स्वतंत्रता के रूप में भी प्राप्त था, लेकिन हम सबों को पता है कि यह 1978 ईस्वी में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रतिषिद्ध कर दिया गया, हटा दिया गया और अब यह एकमात्र विधिक अधिकार रह गया है जो हम अनुच्छेद 301 ए में देखते हैं। और यहाँ जितनी बातें मैं कह रहा हूं उन सबों की गारंटी कैसे राज्य करेगा, कैसे प्रत्याभूत करेगा। यदि कहीं किसी का उल्लंघन हो रहा है तो राज्य उसकी रक्षा कैसे करेगा, इसके लिए अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार आम नागरिकों को दिया गया है। और इसके बारे में हमारे जो ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर थे, भीमराव अंबेडकर, उन्होंने कहा था कि यह भारतीय संविधान की आत्मा है इस अनुच्छेद को लेकर के। इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण जैसे लेख जारी करता है कोर्ट,
और लोगों के स्वतंत्रता की, लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है। तो संक्षेप में यह वह प्रकरण था जिसमें हम भारतीय स्वतंत्रता के अधिकारों को और उसके जो प्रावधान है उनको हम देखते। लेकिन इतना सबके होने के बावजूद क्या हम ये मानते हैं कि आम नागरिक को भारत में आज वैसी स्वतंत्रता प्राप्त है जिसका सपना हमारे संविधान निर्माताओं ने देखा था? संविधान सभा में ही जब उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, तो उस भाषण को कहते हुए, उस भाषण को देते हुए जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी का स्मरण किया था और उन्होंने कहा था कि हमारे शताब्दी के सबसे महान व्यक्ति का यह सपना था कि सभी के आंखों से आंसू पोंछा जाए। ये महात्मा गांधी का विजन था। तो क्या हम एक ऐसी समाज व्यवस्था का, राज्य व्यवस्था का और अर्थव्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं जहां आकर के हम यह कह सके कि हम अपने संविधान निर्माताओं की जो एक भारत बोध थी, भारत कैसा होगा इसका जो विचार था, उस दिशा में हम आगे जा रहे हैं? यह सवाल करना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो विद्यार्थी हैं वे भी और जो अध्यापक हैं वे भी इस बात को निरंतर सुनते होंगे कि जो भारत का संविधान है वह भानुमति का पिटारा है, इधर उधर से उधार लेकर के बना लिया गया है। और यह भी सुनते होंगे कि वास्तव में यह जो संविधान है वह एक औपनिवेशिक मानसिकता के लोगों ने बनाया है और इसमें भारतीयता की मिट्टी नहीं। वस्तुतः जो लोग ऐसा तर्क देते हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा, और यदि इस संगोष्ठी में ऐसा विचार रखने वाले विद्यार्थी या अध्यापक बंधु जुड़े हुए हैं, तो मैं उनसे भी बड़ी ही विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा कि इस हाइपोथेसिस को तथ्यों के आधार पर एक बार परख लेना चाहिए और परखते हुए यह देखना चाहिए कि एक एक अनुच्छेद की व्याख्या करते हुए हमारे संविधान सभा में जो डिस्कशन हुए उसमें भारतीयता का पुट, भारतीयता की मिट्टी आई थी या नहीं आई थी। जब भी हम इन मुद्दों को लेकर के आते हैं तो टिक जाते हैं एक जगह पर आकर के, और वह होता है सेकुलरिज्म। आपको आश्चर्य होगा, आप चाहें तो गूगल पर आज ही इस व्याख्यान के खत्म होने के बाद एक टर्म टाइप कीजिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स ऑन आर्टिकल 90, तो आपको गूगल में लिंक आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट का वह दिन जब आर्टिकल 19 पर चर्चा हो रही थी। और वहां आप देखेंगे कि आर्टिकल 19 की चर्चा के समय भी, आर्टिकल 29 और 30 की चर्चा के समय भी, और आर्टिकल 32 की चर्चा के समय भी धर्मनिरपेक्षता की बात बार बार आई थी। कामथ ने तो शुरू में ही यह कहा था कि धर्मनिरपेक्ष राज्य से हम क्या क्या अपेक्षाएं करेंगे। अब ऐसे जो सवाल आ रहे थे उन सवालों का हमारे संविधान सभा के सदस्य जवाब भी दे रहे थे। जब ये धर्मनिरपेक्षता की बात आई, कहा गया कि जब अंतःकरण की स्वतंत्रता सभी लोगों को दी जा रही है और राज्य का कोई अपना एक धर्म नहीं होगा, तो वास्तव में इस तरह का जो राज्य बना रहे हैं, भले ही उसको हम सेकुलर स्टेट नहीं कह रहे हैं, लेकिन वह एक सेकुलर स्टेट हो जाएगा और इससे जो धर्म की भारतीय अवधारणा है वह धर्म की भारतीय अवधारणा विलुप्त हो जाएगी हमारे समाज से। इन विषयों पर जो सबसे अच्छा जवाब हमारे संविधान सभा में दिया गया था
वह तब के एक बहुत बड़े दार्शनिक के द्वारा दिया गया था। आप नाम सब जानते हैं, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। उन्होंने कहा कि पूरे भारतीय परंपरा में, चाहे वह मनुस्मृति हो, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो, धर्म क्या है इसकी व्याख्या का अधिकार राजपद के पास है, न कि मठों और मंदिरों के जो प्रमुख हैं उनके पास है। तो धर्म क्या है इसकी व्याख्या का अधिकार जब राजनीतिक संप्रभु के पास होता है, वास्तव में यह भी एक सेकुलरिज्म का पॉइंट है। इसमें भी एक पॉइंट है, इससे शुरुआत होती है धर्मनिरपेक्षता की। और भारत जैसे एक समाज में जहां पर विभिन्न बोलियों, विभिन्न धर्मों, विभिन्न संप्रदायों के लोग रह रहे थे, ये पहले ही दिन प्रश्न किया गया कि क्या जब यहाँ पर सभी लोगों को अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी, जैसी परिस्थितियां तब भारतीय समाज की हो गई थी, दो संप्रदायों का मन इतना विषाक्त हो गया था, ये सारी चर्चाएं हमारे संविधान सभा में। और राधा कृष्णन ने कहा कि लोक कल्याण राज्य का धर्म है। राज्य का धर्म कोई वह धर्म नहीं है जिसे हम सनातन धर्म या मुस्लिम धर्म कह ले, या ईसाई धर्म कह ले, सिख धर्म कह ले। राज्य का धर्म वह धर्म नहीं होना चाहिए। राज्य का धर्म क्या होना चाहिए? लोक कल्याण होना चाहिए। और जब राज्य का धर्म लोक कल्याण होगा, तब राज्य सभी लोगों को, सभी नागरिकों को समान भाव से देखेगा। यदि राज्य का कोई एक धर्म बना लिया जाए, जैसे हम लोग हिंदू राष्ट्र की बात कहते हैं ना, तो भाई भारत की सामाजिक संरचना ही ऐसी है कि इस बड़े अम्ब्रेले का 80% भाग काला है। काला कहने का मतलब हम कोई दूषित अर्थों में नहीं कह रहे हैं, मतलब अम्ब्रेला काला होता है तो 80% भाग उसका काला है। वो हम लोग हिंदू समुदाय के लोग हैं। तो समाज की जो बुनावट है, समाज की जो बनावट है, बुनावट और बनावट दोनों, उसमें तो एक समुदाय के लोगों की प्रमुखता है ही। और जो हमारी प्राचीन थाती है वह भी वहीं से आती है, हिंदू परंपरा से आती है। ऐसे में हिंदू राष्ट्र होना और हिंदू राज्य होना दो अलग अलग बात है। यदि हम हिंदू धर्म को, या उसी को जो दूसरा नाम देते हैं सनातन धर्म को, राज्य का धर्म बना लेते हैं, तब संभव है कि जो दूसरे धर्म का आचरण करने वाले लोग हैं उनके जीवन में बाधाएं आने लग जाएं, और बाधाओं की शुरुआत अनुच्छेद 19 से नहीं हो बल्कि अनुच्छेद 14 से ही हो जाए। जब हमारे संविधान निर्माता अनुच्छेद 14 का निर्माण कर रहे थे तो दो बातों को एक साथ रखा। इक्वलिटी बिफोर लॉ तो रखा ही, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी रखा। मतलब लोगों के बीच में जो विभेद है, जो लोगों के बीच में असमानता है, लोगों की जो स्टार्टिंग लाइन एक ही नहीं है, इसीलिए उनके बीच में सकारात्मक भेदभाव राज्य करेगा। और सकारात्मक भेदभाव क्यों करेगा? संरक्षण देने के लिए करेगा। हमारे किसी सनातन परंपरा के ग्रंथ में इस प्रकार के संरक्षण को अधर्म नहीं कहा गया है, ये लोक कल्याण है। मनु भी इसका समर्थन करते हैं, कौटिल्य भी इसका समर्थन करते हैं, रामायण, गीता और महाभारत भी इसका समर्थन करती है। इस दृष्टि से जब मैं विचार करता हूं तो मुझे तो ये कहीं से नहीं लगता है कि हमारे भारतीय संविधान का जो प्रारूप हमारे सामने है आज, उसमें उपनिवेशवाद जैसी कोई चीज जो हमारे संविधान निर्माताओं के ऊपर इस तरह के आक्षेप लगाए जाते हैं, वह कहीं जायज ठहरती हो।
अभी संसद में भाषण देते हुए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि वो कितने महान लोग थे जो हमारे संविधान की रचना कर रहे थे, यदि आज हमें संविधान की रचना करनी होती तो शायद हम एक पन्ना भी नहीं लिख पाते, ये वह बहुत बड़ी बात कह रहे थे। और वास्तविकता ये है कि हमारे संविधान सभा में उस समय ऐसे लोग थे, और वो उनकी संख्या को 1, 2, 3 नहीं थी, सैकड़ों ऐसे लोग थे जो विश्वस्तरीय मेधा से संपन्न लोग थे। ऐसे ही नहीं है कि जब अर्नेस्ट बार्कर सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी की उनकी जो किताब है उसका जो प्रीफेस है, प्रीफेस से पहले पुस्तक का समर्पण है, उस समर्पण में अपनी उस पूरी किताब को समर्पित किया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को, ये कहते हुए कि पश्चिम में जो सर्वश्रेष्ठ है उसको सबसे कम शब्दों में इससे अच्छी तरीके से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब हम ऐसे वाक्यों को देखते और पढ़ते हैं तो एक ऐसा बोझ बहुत से लोगों के मन पे पड़ने लगता है और मानने लगते हैं कि पता नहीं ये शायद पश्चिमी चीजें ही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। स्वतंत्रता, बहुत लोग ऐसा कहेंगे कि स्वतंत्रता का चिंतन मनुस्मृति और कौटिल्य के अर्थशास्त्र इत्यादि ग्रंथों में है नहीं। क्यों? क्योंकि वह अधिकार परक ग्रंथ नहीं है, कर्तव्य परक ग्रंथ है। सही है। तो एक बार जरा हम जिस तरीके से हमारे स्वतंत्रता के अधिकारों को प्रत्याभूत किया गया है हमारे संविधान में, उसको देखें तो उसके साथ जो युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए गए वो क्या है? वो कर्तव्य ही है। मतलब कर्तव्य करने से हमको अधिकार, स्वतंत्रता, न्याय, समानता इत्यादि प्राप्त होते हैं। अब एक बार विचार करें कि स्वतंत्रता है क्या। इतनी बात तो मैं कह गया, अनुच्छेदों की बात किया। स्वतंत्रता एक अधिकार भी है, स्वतंत्रता एक परिस्थिति भी है, और स्वतंत्रता एक मानसिक अवस्था भी है। साथ में स्वतंत्रता चेतना की एक अवस्था है। यदि स्वतंत्रता न हो तो हमारे पास कर्तृत्व की स्वतंत्रता नहीं होती है। कर्तृत्व की स्वतंत्रता मतलब कुछ करने की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता विहीन अवस्था में यदि कोई कुछ करता है तो उसमें और मशीन में कोई अंतर नहीं रह जाता है। और भारतीय परंपरा में स्वतंत्रता की जितनी बड़ी परिभाषा हो सकती है, जितना बड़ा आयाम हो सकता है, उतना दुनिया के किसी दूसरी परंपराओं में नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय परंपरा में विवेक की स्वतंत्रता व्यक्ति को ईश्वर से भी प्रश्न करने का अधिकार देती है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमको श्रीमद् भगवत गीता में दिखाई पड़ता है। श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन कृष्ण से इस तरीके से प्रश्न करता है जिससे मालूम पड़ता है कि जैसे वो कृष्ण कोई भगवान नहीं है, आम आदमी है और तर्क वितर्क कर रहा है, बड़े कठिन प्रश्न करता है। यहां तक कहता है, करे भगवान झूठ मत बोलो, तुम कह रहे हो कि इस विद्या को तुमने सूर्य को दिया था, मैं तो देख रहा हूं कभी 40 साल पहले जन्मे थे तुम। इस तरह की भाषा का भी उपयोग हुआ है। जहां पर विवेक की स्वतंत्रता चली आती है, और भारतीय परंपरा में विवेक की स्वतंत्रता दी गई है। और इसीलिए आजकल जब मैं कोई देखता हूं कि कोई प्रश्न करता है तो उसके ऊपर बहुत तरीके के लोग पिल पड़ते हैं, कह रहे सवाल पूछते हो। मैं कहता हूं कि हमारे सनातन परंपरा में किसी ऋषि के आने पर, किसी देवता के आने पर, किसी राजा के आने पर, उपनिषदों में देख लीजिए, आरण्यकों में देख लीजिए, ब्राह्मण ग्रंथों में देख लीजिए, परिप्रश्नेन से व्यया, यह वाक्य कई बार आता है कि स्वागत कैसे किया? स्वागत किया प्रश्न पूछकर। तो ये जो प्रश्न पूछना है, जो शास्त्रार्थ की परंपरा है, वह हमारे सनातन परंपरा की एक खास पहचान है। और जो हमारे स्वतंत्रता का अधिकार होता है
वह स्वतंत्रता के अधिकार की शुरुआत ही वहीं से होती है, जब हम विवेक की स्वतंत्रता की डिमांड करते हैं कि नहीं भाई, हम आपसे असहमत होंगे, आपके रीजन से जो हमारा रीजन है वह सहमत नहीं है, तो असहमत होने पर सहमत होना चाहिए। लेकिन असहमत होने पर सहमत होने का मतलब ये नहीं होता है कि वह असहमति हमें किसी ऐसी दिशा में ले जाए जहां पर हम इंडिविजुअल के नाते, एक यूनिट के नाते, पूरा जो इंटीग्रल होल है, समाज है, उसके लिए चुनौती बन जाए। क्यों ऐसा इसलिए जरूरी है कि जो व्यक्ति हम हैं और जिस चीज को हमने अर्जित कर रखा है उस पर सिर्फ हमारा अकेला ही प्राधिकार नहीं है। जो उदारवादी परंपरा थी, जो पूंजीवादी परंपरा थी, उसने इसी ट्रेडिशन को आगे बढ़ाया है। राजनीति शास्त्र के जो विद्यार्थी जॉन लॉक को पढ़े हैं वो इन चीजों से परिचित होंगे कि मनुष्य जिस पर भी अपना श्रम नियोजित करता है वह उसका अभिन्न व्यक्तित्व का अभिन्न अंग हो जाता है। संपत्ति की स्वतंत्रता, जीवन की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता इटसेल्फ को प्राकृतिक अधिकार जॉन लॉक कहते हैं। और जॉन लॉक के इस चिंतन के ऊपर स्वतंत्रता का जो जॉन लॉक का विचार था, जो एक तरीके से देखिए तो उसने एक नेगेटिव स्टेट को जन्म दिया, उसके खिलाफ जो बहुत कुछ लिखा जाने लगा उसमें कार्ल मार्क्स की भी एक धारा आई। एक धारा जो कार्ल मार्क्स के अलग और खुद हॉब्स के धारा के नजदीक रहते हुए ही विकसित हुई, सीबी मैकफर्सन की विचारधारा। उन्होंने कहा कि यह जो हॉब्स और लॉक का विचार है ना स्वतंत्रता को लेकर के, वह पजेसिव इंडिविजुअल का विचार है। मतलब ऐसा इंडिविजुअल जो सोसाइटी के योगदान को इंकार करता है। यही नकारात्मक व्यक्तिवाद था, यही नकारात्मक उदारवाद था। भारतीय परंपरा ने इस तरह के नकारात्मक व्यक्तिवाद और नकारात्मक उदारवाद का कभी समर्थन नहीं किया। नकारात्मक व्यक्तिवाद और नकारात्मक उदारवाद से ही स्वतंत्रता की नकारात्मक धारणाएं जन्म देती हैं, जहां यह किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। लेकिन पश्चिम जिन चीजों को 1960, 70, 80 के दशक में आकर के लिखने लगा, खास करके कम्युनिटेरियन थिंकर्स के आने के बाद से, कम्युनिटेरियन थिंकर्स में 4 महत्वपूर्ण थिंकर्स आते हैं। एक तो सैंडल आते हैं, चार्ल्स टेलर आते हैं, माइकल वॉल्जर आते हैं। ये सारे जो विचारक हैं उन्होंने यह कहना शुरू किया कि व्यक्ति अपने आप में कोई इकाई जैसी चीज नहीं है, व्यक्ति का अस्तित्व ही समाज में संभव है। यह अरस्तू की भाषा को दोबारा बोल रहे हैं। चलो, इसीलिए व्यक्ति के पास जो कुछ है उसको ले करके उसके ऊपर कुछ सामाजिक दायित्व बनते हैं और राज्य को यह देखना होगा कि व्यक्ति पॉजिटिव इंडिविजुअल के रूप में कार्य करते हुए उस पहचान को छोड़ न दे, तोड़ न दे। समाज इससे कमजोर होगा। भारतीय परंपरा में और खास करके भारतीय संविधान की जो स्वतंत्रता के साथ युक्ति युक्त प्रतिबंधों की घोषणा की गई है, उसमें आप देखें
तो जो कम्युनिटेरियंस लॉजिक थे, जो बहुत बाद में आकर के विकसित हुए, वो हमारे संविधान निर्माताओं के विजन में 1947, 48, 49 के आसपास ही उनके दिमाग में थे। ये उन लोगों के चिंतन की महानता थी। लेकिन हमारे संविधान निर्माता ये भी जानते थे कि यदि व्यक्ति के ऊपर राज्य और समाज का दबाव बहुत अधिक हो जाएगा तो संभव है कि आने वाले समय में कोई ऐसी सरकार आए जो संविधान की व्याख्या कुछ इस तरीके से करना चाहे जिसमें वह संस्थाओं को, जो हमारे संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको कमजोर करे, नागरिक अधिकारों पर वह कुछ प्रतिबंध लगाने का काम करे और कुछ निरंकुश तरीके से काम करे। वो सब इसको लेकर के भी चिंतित थे और इसीलिए उन्होंने जितने भी अधिकारों को प्रतिबंधित किया उसके साथ साथ यह शर्त भी रखी कि उस प्रतिबंध का आधार क्या होना चाहिए। ये सारी बातें हमारे संविधान में लिखी हुई हैं, लेकिन 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान अपनाया गया, इनेक्ट हो रहा था, फिर उस दिन जो आत्मार्पित किया गया, उसके एक दिन पहले संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बड़ा मार्मिक भाषण दिया था और उन्होंने उसमें कहा था कि अच्छे से अच्छा संविधान व्यर्थ हो जाता है यदि वह योग्य लोगों के हाथों में न हो, वह विचारवान लोगों के हाथों में न हो, तो वह संविधान क्या हो जाता है, विफल हो जाता है। और हमें डर है, उन्होंने डर जताया था कि भारत में जिस तरीके से क्षेत्रवादी, भाषावादी, जातिवादी और संप्रदायवादी शक्तियां विद्यमान हैं, उनके रहते हुए यह संभव है कि हमारे संविधान का जो कार्यक्रम है वह उस प्रकार का न हो पाए जैसा कि हम लोगों की मंशा है। बड़ा ही भावुक भाषण था। उस दिन अधिकांश लोगों के आंखों में आंसू था। लोग जान रहे थे कि वो एक ऐसे इतिहास के दहलीज पर खड़े हैं जहां पर उनका नाम अमर होने वाला है। हम देखते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, भारतीय संविधान के लागू होने के बाद ऐसे अनेक अवसर आए हैं जहां पर स्वतंत्रता या जो और अधिकार हैं उसके ऊपर जो संसद के द्वारा, प्रशासन जन आंदोलन हुए, उन नियमों में बदलाव करना पड़ा। मैं आपको 2 साल पहले की एक घटना कानपुर की याद दिलाना चाहूंगा। कोई भी लोग किसी भी लोकतंत्र में, और हमारे भारतीय लोकतंत्र में, चाहे वह शासनाध्यक्ष हो चाहे वह राष्ट्राध्यक्ष हो, वह जनता संप्रभुता आम जनता में है तो सबसे महत्वपूर्ण कौन है? जनता ही है। लेकिन वह जनता सबसे महत्वपूर्ण होती सिर्फ 10-15 दिन के लिए है, जब चुनाव का समय आता है और लोग वोट मांगने के लिए उसके दरवाजे पर आते हैं। बाकी कानपुर में क्या हुआ, मैं नाम नहीं लूंगा, आपको नाम पता होगा। उनका फ्लीट जा रहा था, एक गर्भवती महिला भीड़ में थी, रास्ता रोक दिया गया था, वहीं रोड पर प्रसव हुआ, बच्चा मर गया। क्या हमारे संविधान निर्माता एक ऐसा देश बनाना चाहते थे? हम जब देखते हैं कि किसी माननीय के भाषण को सुनने के लिए स्कूलों के बच्चों को धूप में बैठा दिया जाता है, स्कूलों की गाड़ियों को
भीड़ इकट्ठा करने के लिए लगा दिया जाता है और स्कूलों को बंद कर दिया जाता है। मुझे नहीं लगता कि हमारे संविधान निर्माता एक ऐसे देश के लिए संविधान बना रहे थे जहां पर ऐसा करने की जरूरत पड़े। तो अधिकार भी है, स्वतंत्रता भी है, उनको प्रत्याभूत करने की व्यवस्था भी है, लेकिन आज का जो भारतीय जनमानस है वह संविधान को लेकर के ही दो खेमों में बटा हुआ है। एक मानता है कि इसमें अच्छी चीजें हैं, ठीक है, इसमें कुछ विसंगतियां हैं जो न्यायिक निर्वाचनों के माध्यम से ठीक हुई हैं और आगे भी होती रहेंगी। और एक मानता है कि नहीं, इसको तो लागू ही नहीं होना चाहिए था। उनका भी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो भी बड़े पूज्य और बड़े बड़े नाम हैं। लेकिन इन सबों की शुरुआत कहां से होती है, इन सबों के मूल में क्या है, इसके लिए मैं दो चीजों का जिक्र आपके पास जरूर करना चाहूंगा। आम्बेडकर की एक किताब है, पतली सी किताब है, वास्तव में उनका एक भाषण था, फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम। उसके एकदम लास्ट में जहां कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं, वहां पे कहते हैं कि रानाडे का युग अच्छा था और जो गांधी का युग आया वह वास्तव में अंधकार का युग था। पढ़ सकते हैं आप, ये नेट पर फ्री पीडीएफ उपलब्ध है। अब ये रानाडे का युग अच्छा था, ठीक है भाई, लेकिन गांधी का युग अंधकार युग था। ये थोड़ी बात मुझे हजम नहीं होती है। और तब मैं एक बार विचार करता हूं कि रानाडे का क्या विचार था। वो तो ब्रिटिश शासन को भारत में एक दैवी वरदान मानते थे और कहते थे कि ब्रिटिश लोगों की होने की वजह से भारतीयों में स्वशासन का गुण आ जाएगा। वो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय के मूल्यों को समझ जाएंगे और स्वशासन के योग्य हो जाएंगे। तब जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था वह जन आंदोलन भी नहीं बना था रानाडे के समय। वह शहरी और शिक्षित लोगों का आंदोलन था, वह इलीट क्लास का मूवमेंट था। वहां अच्छा युग दिखता है। गांधी के समय में जब आकर के जन आंदोलन बना, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इधर गुजरात से चले जाइए कन्याकुमारी तक, कच्छ उधर अरुणाचल तक के मुद्दे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक के मुद्दे हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए। उस पर ऐसा आक्षेप, यह आक्षेप कई तरह के वर्गों की ओर से आते हैं। तो एक कॉन्ट्राडिक्शन यह जो है वह हमारे रेनेसा का कॉन्ट्राडिक्शन है, हमारे पुनर्जागरण का कॉन्ट्राडिक्शन है। और इस कॉन्ट्राडिक्शन को थोड़ा और पहले जाकर के आप देख सकते हैं, आनंद मठ की रचना में अंतिम पृष्ठ पर पहुंच जाइए, जहां पर जो महर्षि है, स्वामी है, वो सन्यासी का हाथ अपने हाथ में लिया है। सन्यासी बोल रहा है कि हमारा जो एक आंदोलन था, क्रांति था, लगभग सफल हो गई है, लेकिन मैं अभी भी देखता हूं कि भारत माता जंजीरों में जकड़ी हुई है। रूपक के रूप में ये बात वहां कही गई है, रूपक के रूप में कही गई है, जिसका मतलब यह है कि मुगलों से जो लड़ने का, मुसलमानों से जो लड़ने का एक उपक्रम था वो पूरा हो चुका है, लेकिन अंग्रेजों से मुक्ति बाकी है। और वहां पर महात्मा कहते हैं कि नहीं, अभी हम इनसे लड़ने के योग्य नहीं हैं, ये हमारे मित्र हैं और इनसे बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो यह एक परिप्रेक्ष्य है और ये परिप्रेक्ष्य तब से शुरू हुआ और इसकी कई धाराएं बनी, अभी तक हमारे समाज में चलती आ रही हैं। और उसमें क्या होता है कि हम अपने भारतीय संविधान के बारे में कुछ ऐसे विचार, कुछ ऐसी मनः स्थिति में रहते हैं, बातचीत करने लगते हैं जिसमें सुनी सुनाई बातों का, अतार्किक बातों का ज्यादा योगदान होता है, और फिर हम इसकी महत्ता को नहीं समझ पाते।
भारतीय संविधान की महत्ता को न समझे यदि जनता, तो आपको पता है कि इसका सबसे बड़ा लाभ किसको होगा? इसका सबसे बड़ा लाभ शासन करने वाले समुदाय को होगा। उसके हाथों में जनता के द्वारा यह शक्ति दी जाएगी कि आप हमारे संवैधानिक अधिकारों का, हमारी स्वतंत्रता का उल्लंघन कर सकते हैं। ये अधिकार उनके पास चला जाएगा। और इसी से टोटलिटेरियनिज्म का उदय होता है। हन्ना आरेंट कहती हैं कि जो टोटलिटेरियनिज्म है वह कोई प्राचीन घटना नहीं है, यह एक आधुनिक परिघटना है क्या ये? बड़ी मार्मिक बात कहती हैं कि जब जनता स्वयं हिंसा करने की शक्ति राज्य को और शासक वर्ग को प्रदान करती है, तो यहां से निरंकुश तंत्र का जन्म होता है। तो भारतीय संविधान, इसमें दी गई स्वतंत्रता और अधिकार हमारे संबल है, वो हमारी रक्षा करते हैं। इसीलिए किसी अनर्गल डिबेट में पड़ने और अपने संविधान को कमजोर करने की अपेक्षा हम भारत के लोगों का यह कर्तव्य है कि हम संविधान के मूल्यों की रक्षा करें, संविधान के अनुच्छेदों को ठीक से जानें और जो संविधान को लेकर के हमें साक्षर होना चाहिए। भले ही हम राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी नहीं हो, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के विद्यार्थी नहीं हो, लेकिन हमें भारतीय संविधान को जानना चाहिए। इस लिहाज से यह जो आप लोगों ने एक उपक्रम रखा है, वर्कशॉप रखा है, यह मैं कहता हूं कि बहुत ही स्तुत्य प्रयास है। मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत सारी बातों को आपके साथ शेयर कर पाया हूं, लेकिन समय मुझे 1 घंटे का दिया गया था। मैं चाहता था कि ये भी मैं कुछ मल्टीकल्चरलिज्म को लेकर के कुछ बात कहूं, स्वतंत्रता को लेकर के, लेकिन मैं जानता नहीं हूं कि समय मुझे अलाउ करता है या नहीं करता है। तो एक बार मैं अपने को यहाँ रोकता हूं। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुना, इसलिए हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वनाथ भैया। अब सत्र ओपन करते हैं हम मित्रों के लिए, सवाल जवाब के लिए। हमारे बीच बहुत सारे सुधीजन हैं और सुयोग्य हैं, जिनकी अपनी एक चिंतन धारा है, जिनके अपनी एक गंभीर विचार करने की क्षमता है। तो अब सत्र को हम प्रश्नोत्तर के लिए ओपन करते हैं। आप अपने सवाल सर के सामने रख सकते हैं। हेलो सर। हेलो। जी 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 डॉक्टर साहब। कोई यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है या मुझे कुछ सुझाव देना चाहते हैं, मैं सबका स्वागत करूं। सर मैं डॉक्टर एस.एन. वर्मा, राजकीय महाविद्यालय सेवापुरी से हूँ। हाँ जी सर, मैंने आपका व्याख्यान लगभग पूरा सुना, बहुत ही अच्छा व्याख्यान रहा। एक बात आपकी बहुत अपील करती रही हमें पूरे व्याख्यान के दौरान कि आपने इस धारणा का खंडन किया जो संविधान के प्रति आमतौर पर बन गई है कि संविधान कई चीजों को जोड़ करके बनाया गया है और भारत की परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। आपका मंतव्य जो मैं समझ पाया सर, उसके अनुसार भारत की परिस्थितियों के अनुसार बनाया गया यह सर्वोत्तम संविधान है और इसे लागू ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है या किया जा पा रहा है। बहुत सारे उसके इनर कंट्राडिक्शंस हैं, सोसाइटी के, स्टेट के और हमारे जो प्रबुद्ध वर्ग हैं उनके भी इनर कंट्राडिक्शंस हैं जो इसमें अवरोध उत्पन्न करते हैं। सर ने बहुत अच्छी बात ये कही कि ये रिनेसां से लेकर के 1947 तक की जो जर्नी है
उस जर्नी में भी यह कंट्राडिक्शन दिखता है। एक बात जो मेरे मन में सर उठ रही थी, वह ये उठ रही थी कि अगर सब कुछ ठीक ठाक है या इन कंट्राडिक्शंस को पहचाना जा रहा है, तो इन कंट्राडिक्शंस को रिमूव करने के प्रयास नहीं हो रहे हैं, तो क्यों नहीं हो रहे हैं? बहुत बहुत आभार प्रकट। ये कहा कि इसमें दखल नहीं कर सकता वो। हेलो, हाँ, मैं अपनी बात कहूँ अब डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। इस तरह के प्रश्न से वार्ता आगे बढ़ती है। एक बात बंधु, आपकी तरह मैं भी अध्यापक हूँ जी, थोड़ा दूसरे तरीके से इसकी चर्चा करता हूँ जी। आप कभी भारतीय समाज में ऐसे ही बिना अपना पहचान बताए हुए घूमिए और बातचीत करिए, तो विगत कुछ दशकों में अरे प्रोफेसर लोगों को बड़ा पैसा मिलता है, काम धाम कुछ करना है नहीं, सब एकदम मोटाए जा रहे हैं। जी तो आप बिल्कुल जानते हैं, बिल्कुल यह एक राजनीतिक खेल है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये राजनीतिक खेल इसलिए है और बहुत बड़ा खेल है कि प्रबुद्ध लोगों के पास पहले जनमत निर्माण की शक्ति होती थी। हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में ही आप देखिए तो अध्यापकों का बड़ा सम्मान था। पूरे इंडियन ट्रेडिशन में राजा नंगे पैर जाता था गुरुकुल में। कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य को और तमाम भगवान राम थे, रहे होंगे, लेकिन गुरुकुल जाना है तो नंगे पांव राजसी वैभव उतार करके जाते थे। तो जनमत निर्माण में जो ये प्रबुद्ध लोगों की भूमिका थी, उससे हो क्या रहा था कि नेता लोग जैसा चाहते थे वैसा चला नहीं पाते थे। तो बड़े करीने से ये अध्यापकों का जो दायित्व था उससे उनको काटा जा रहा है। लेकिन मजेदार बात यह है कि यह सिर्फ भारत में ही नहीं हो रहा है, यह एक वैश्विक उपक्रम है। और इस वैश्विक उपक्रम के कारण हैबरमास इस पर लिखते हैं, ल्योतार ने लिखा है इस पे कि जो डिस्कोर्स फॉर्मेशन का, विमर्श के निर्माण की जो क्षमता थी, वह धीरे धीरे कारपोरेट हाउसेस के पास चली जा रही है। जी। और ऐसा होना स्वतंत्रता के लिए, अधिकार के लिए और मैं कहता हूं मानवता के लिए भी एक घातक है, घातक की स्थितियां उत्पन्न करने वाला है। क्यों? क्योंकि हम एक सर्विलांस स्टेट में रहना नहीं चाहेंगे। हम अपने निजता का सम्मान अब तक करते थे, दूसरे की निजता का भी सम्मान करते थे, लेकिन स्टेट क्या करता है? और जब मैं स्टेट करता हूं तो कभी भी दिल पे मत लीजिए कि मैं इंडियन स्टेट की बात कर रहा हूं, वो ग्लोबल सेंस में कह रहा हूं। स्टेट क्या करता है कि सिक्योरिटी वर्सेस लिबर्टी का डायलेमा खड़ा करता है। वो कहता है कि यदि हम आपको लिबर्टी देंगे ना, तो इस लिबर्टी से आपकी सिक्योरिटी खतरे में आ जाएगी, और आपकी सिक्योरिटी बनी रहे इसीलिए आप सतत हमारी निगरानी में आ जाए। सर्विलांस स्टेट का ये एक लॉजिक होता है। और जब जब भी इस तरह के पैंडेमिक आते हैं, हरारी का युवाल नोआ हरारी, जिसने की हो सेपियंस उसकी किताब आई, पैंडेमिक के समय में ही 1.5 साल पहले फाइनेंशियल टाइम्स में उसने एक बड़ा मार्मिक लेख लिखा, और उस लेख में उसने ये दिखाया कि जब जब भी राज्य के पास त्रासदी आती है, वह सिक्योरिटी का हवा खड़ा करता है, और उससे करता क्या है कि वह अपने अधिकार और बढ़ा देता है। जितने भी लिबर्टेरियन लिबरल्स हैं वो अब चिंता कर रहे हैं कि ठीक है भाई, राज्य जो है वह तो अब परफॉर्मिंग स्टेट बनता जा रहा है, धीरे धीरे वह नेगेटिव स्टेट बनता जा रहा है कि हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, हम ये भी नहीं करेंगे, हम यहां भी नहीं रहेंगे।
अरे भैया, जब सब जगह नहीं रहोगे, एक ही काम तुम्हारा बच गया, सिक्योरिटी ही करना, तो उसको भी ठीक से नहीं कर पाते हो। बिल्कुल, आप समझ रहे हैं? तो इस तरह का ये बात है। इसीलिए अध्यापकों को तो जरूर चाहिए कि वो संविधान के संरक्षण के प्रति ही खड़े हैं। धन्यवाद आपका, आभारी हूँ। और कुछ यदि कोई बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। डॉक्टर वर्मा के होने से निश्चित रूप से इस विमर्श को एक ऊंचाई मिली, और हम लोग चाहेंगे भविष्य में भी डॉक्टर साहब हमारे साथ रहें। किसी और का प्रश्न कोई हो, जिज्ञासा हो, कोई अपनी राय हो, तो जरूर आप रख सकते हैं, हम कुछ प्रश्न और ले सकते हैं। हाँ जी, श्वेता मिश्रा जी, आप कुछ पूछना चाहती हैं, कहना चाहती हैं, स्वागत है। बेटा अपने आप को अनम्यूट करो। यस सर, प्रणाम। यहाँ पे उपस्थित सभी गुरुवर को मेरा सादर नमन। मेरा नाम श्वेता मिश्रा है, मैं बीए प्रथम ईयर की छात्रा हूँ। सर मेरा प्रश्न ये था कि जैसे कि स्वतंत्रता पे बात हुई, अनुच्छेद 32 की भी चर्चा हुई, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये सब सारी बातें हैं। तो सर मेरे मन में ये प्रश्न आया कि यदि एक गरीब व्यक्ति है, उसके यदि अधिकारों का हनन हो रहा है, वो इतना गरीब है कि खाने भर कर उसका कुछ नहीं कर पा रहा है, और उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, तब तो वो सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंच सकता है? चलिए बेटा, आपने बहुत अच्छा ये सवाल किया है। इसीलिए तो आपके गुरुजी रवि, जो हमारे मित्र हैं, अनुज हैं, ये कार्यक्रम शुरू किए हैं। निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार भी प्राप्त है। और आपने PIL का भी नाम सुना होगा। हम सिर्फ एक पोस्ट कार्ड में लिख करके अपनी बात को सुप्रीम कोर्ट तक भेज सकते हैं। हालांकि वहां लाखों इस तरह के पत्र प्रतिदिन आते हैं, इसलिए उसकी शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हो सकती है। लेकिन बहुत सारे आयोग भी बने हुए हैं, उन आयोगों में भी हम इस तरह का पत्र लिख सकते हैं। और जहां से हमारे अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो उस अधिकार की सुरक्षा कौन कर सकता है, ये हमें जानना जरूरी होगा। मिसाल के तौर पे, यदि आपका किराएदार आपके अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, तो आप वाइस चांसलर के पास नहीं जाओगे ना, तब तो आप DM के पास जाओगे। इस तरह के चीजों की जानकारी जरूरी होती है। मैं अपने जीवन में कई बार ऐसे देखता हूं कि जो लोग परेशान हैं, जिनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, या थोड़ी शैक्षणिक पृष्ठभूमि भी कमजोर है, वो ऐसी गलतियां कर जाते हैं। इसलिए बेटा जरूरी है कि हम पढ़ें, समझें, और जो हमको अधिकार दिए गए हैं, हम उन अधिकारों का उपयोग करें, है ना। और आप जैसे विद्यार्थी हैं, तो आप यदि अच्छे तरीके से पढ़ेंगी, लिखेंगी ना, और आपके जीवन में कोई कठिनाई है, तो आपके अध्यापकों को ये पता चल जाएगा, और वो खुद भी उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बड़ी बात क्या होता है कि हमारे भीतर वो पात्रता होनी चाहिए। पात्रता समझती हैं? हाँ, तो जब पात्रता समझती हैं, तो वो पात्रता होगी तो जीवन में दिक्कत नहीं आएगी ज्यादा। और क्या है कि हमको बहुत अधिक इरिटेटिव नेचर का नहीं होना चाहिए। हाँ, और कभी बहुत अधिक आक्रामक भी नहीं होना चाहिए, पर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम सबकी बातों को सुनते सहते ही रहें। और बहुत सारी बातें बेटा अच्छे तरीके से बोलने से, अच्छे तरीके से विचार व्यक्त करने से ही पूरी हो जाती हैं। तो मैं संक्षेप में ये कहूं कि निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार प्राप्त है, और वह खास करके जो वीकर सेक्शंस के लोग हैं उनको विशेष रूप से प्राप्त है। बहुत सारे तो आयोग भी बने हुए हैं SC ST OBC लोगों के अधिकारों के संरक्षण के लिए, तो चीजें सब बनी हुई है। पर दिक्कत ये हो जाती है कि आप
जहां जा रही हैं, तो आपकी पहले से पृष्ठभूमि क्या रही है? आप पहले भाजपाई थे, ये सामने कांग्रेसी आ गया, आप पहले कांग्रेसी थी, सामने भाजपाई आ गया। ये थोड़ी विषाक्त होती हुई चीजें जरूर हैं, ये चिंता का विषय है। इसीलिए तो इस तरह के वर्कशॉप किए जा रहे हैं कि हम कोई नहीं है बाबा, हम देश के नागरिक हैं। हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अमीर, गरीब नहीं है, वो अलग चीज है। पहले हम देश के नागरिक हैं, और देश के नागरिक होने के नाते जो अधिकार, जो सुविधाएं हमको मिलनी चाहिए, और यदि हमने उनके उल्लंघन का कोई प्रयास नहीं किया तो हमको जरूर से मिलनी चाहिए। तो जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाएंगे ना, आपको वो ढेर सारी संस्थाओं के बारे में पता चलता जाएगा कि कहाँ इस तरह से सहायता मिला करती है। थैंक यू सवाल पूछने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सरोज जी कुछ पूछना चाहते हैं? सरोज जी। जी धन्यवाद सर। वैसे तो आज का यह कार्यक्रम अपनी ऊंचाइयों को दिन प्रतिदिन छूता जा रहा है और आज अपने टॉप लेवल पे है, ऐसा मैं समझता हूं अभी तक का। सर ने दो बातें कही थी। एक तो उपनिषदों का हवाला दिया जिसमें डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाने की बात कही है। हाँ, परिप्रश्नेन सेव्यया, जी सर, ये वाक्य आता है। ये बहुत बड़ी बात आपने बताई, हम लोग को इंडिकेट किया है। हालांकि उपनिषदों से तो कहीं ना कहीं नाता है, लेकिन आपने इस पक्ष को रखा है। मेरा एक सीधा सा प्रश्न है जो भी आपने इंडिकेट किया पहले प्रश्न के उत्तर में, कि पहले जो गुरुकुल में राजा भी जाते थे तो नंगे पांव जाते थे, गुरुओं का सम्मान होता था, और वर्तमान की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो उस व्यवस्था को तोड़ने का प्रयास कर रही है। मेरा प्रश्न यहीं से निकल रहा है कि आज भी आजादी के बाद भी बहुत सारे गुरुजन जो हैं, जो यानी शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, और वो भी संसद में जा रहे हैं। वर्तमान के रक्षा मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री भी हमारे अध्यापक रहे हैं, और जब राजनीति में आज के भी अध्यापक जा रहे हैं तो फिर वो जेहन में उनके प्रश्न क्यों नहीं रह रहे हैं? फिर वो पूरी तरह से पॉलिटिकल कैसे हो जा रहे हैं? मैं शायद अपनी बात को समझा समझ गया। देखिए क्या है कि जो राजनीतिक दलों से जुड़ी हुई निष्ठा है, कहने के लिए कोई भी राजनीतिक दल ये कह ले कि उसके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है, संभव है कि ऐसा होता भी हो, लेकिन जो पार्टी का अनुशासन होता है, उस पार्टी के अनुशासन के भीतर पार्टी के लाइन पर बोलना जरूरी होता है। ऐसा वो नहीं करेंगे तो संभव है कि एंटी डिफेक्शन लॉ से जुड़ी हुई जो चीजें होती है ना, और पार्टी लाइन से अलग बोलने पे वो निष्कासन भी संभव है। संगठनात्मक राजनीति के भीतर इस तरह की बाध्यतामूलक चीजें आ ही जाती हैं, कोई भी इससे अछूता नहीं रह सकता है। और इसीलिए जरूरी है कि कोई भी नेता, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से आया हो, जब वह संसद में जाए तो जनता की बात कहे। ये तभी संभव होगा जब जनता अपने संवैधानिक अधिकारों को बखूबी जानेगी और उस नेता को डर रहेगा कि आने वाले चुनाव की तो बात छोड़ दीजिए, तब हमारी जनता क्या करेगी। संभव है कि वो बीच में ही संगठित होकर के एक हमारे खिलाफ बड़ा आंदोलन न करने लगे। और आंदोलन करने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, घर से बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस स्थिति में इस तरह की राजनीतिक जागरूकता चाहिए। राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से जागरूक नागरिकों से ही कोई राष्ट्र अपने उच्चतम अवस्था को प्राप्त करता है। नागरिक यदि सिर्फ फॉलोअर की मेंटलिटी में रहें कि फलाने जी ने कह दिया है, इसकी वजह से हम उसका आंख मूंद के पालन करें, आंख मूंद के समर्थन करें, तो वैसा राष्ट्र
गर्त में गिर जाता है। मैं इतनी बात जो कहा उसी में आपके प्रश्न का उत्तर शामिल है। मूल बात उसमें यही थी कि जो राजनीतिक दलों के प्रति प्रतिबद्धता वाला सवाल होता है, उसकी वजह से जो नेता होते हैं, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से आए हुए क्यों ना हो, वो चुन के जाने पर अपने पार्टी के लाइन को ही बोलने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इस दृष्टि से देखिए तो जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वह आत्मा पर प्रतिबंध लगाने जैसा है। मतलब आत्मा की जो स्वतंत्रता है ना, वो स्वतंत्र आत्मा की स्वतंत्रता से बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन सारी चीजों का एक दूसरा एस्पेक्ट भी है। ये चीज तब आई जब आए दिन दल बदल हुआ करते थे, तो कई बार जो संगठनात्मक बाध्यताएं होती हैं वह भी अपना काम कर जाती हैं, और उसमें बदलाव लाने के लिए वो एक संगठनात्मक क्षमता ही जरूरी होती है आम जनता की। इतना ही कहना चाहूंगा। नमस्ते मैडम, आप यदि कुछ कहना चाहें। प्रणाम प्रणाम। आप का माइक बंद है शायद, यदि कुछ कहना चाहती हैं तो। नमस्ते भैया, मैं डॉक्टर प्रीति पाठक हूँ। मैं बरेली में हूँ इस समय। यहाँ पे साहू राम स्वरूप में हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर। अच्छा। और आज आपको देख के इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और आपकी बातें सुन के भी बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि वाकई में कोई पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो है बोल रहा है, और आपकी बातों के सामने प्रश्न का कोई औचित्य नहीं बचा, सारे उत्तर अपने आप मिल चुके हैं। थैंक यू भैया, नमस्ते। आभारी। किसी का और कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो, कोई शेयरिंग हो तो उसका स्वागत है। एक और प्रश्न हम ले सकते हैं, उसके बाद हम धन्यवाद ज्ञापन की ओर बढ़ेंगे। गीता मैडम हमारे साथ हैं, अगर वो कुछ कहना चाहें तो स्वागत है उनका। नमस्कार डॉक्टर मिश्रा और यहाँ उपस्थित सभी मित्र। आज आपको सुनते हुए हमें ये आश्वस्ति हुई कि ये जो कार्यक्रम की डिजाइनिंग हम लोगों ने की थी संवैधानिक साक्षरता की, ये सिर्फ हम कुछ लोगों की मानसिक खब्त नहीं थी, बल्कि ये समय की आवश्यकता है। और दिनों दिन ये कार्यक्रम जिस हाइट पर जा रहा है, जिस तरह से नए आयाम छोटे छोटे शब्दों के माध्यम से खुल रहे हैं, उससे हमें भी इंसाइट्स मिल रही हैं। आपके व्याख्यान में बड़े सारे महत्वपूर्ण शब्द मुझे मिले, लेकिन जहां पर मेरी सुई अटक गई है वो है विवेक की स्वतंत्रता, या फिर स्वतंत्रता के अधिकार का उपभोग भी अगर हम विवेक पूर्वक करें तब शायद इन बातों का कोई अर्थ हो सकेगा। और हाँ, दूसरी बात कि ये जो संविधान के माध्यम से हमें जो शक्तियां मिली हैं या जो संरक्षण मिला है, उसका उपयोग अगर उस तरह से नहीं हो पा रहा है, प्रायः हमने तो, जैसे डॉक्टर वर्मा ने बड़ी सही बात कही थी, या तो हम आलोचना के रूप में आ जाते हैं कि अरे ये तो हमारा संविधान है ही नहीं। भारत के संविधान के बारे में तो यूं भी जब एक विद्यार्थी पढ़ाई ही शुरू करता है और संविधान के बारे में जब जानने लगता है, सामान्य रूप से राजनीति शास्त्र का BA प्रथम वर्ष का विद्यार्थी, तो उसके सामने एक खाली टोकरा रख के उसमें कि भारतीय संविधान में ये यहाँ से लिया गया, ये यहाँ से लिया गया, ये यहाँ के संविधान से जुटाया गया, ये वहाँ के संविधान से जुटाया गया। तो राजनीति शास्त्र के एक विद्यार्थी के रूप में हाँ, मुझे भी पहली बार कुछ ऐसा ही लगा था। और शायद पिछले कुछ वर्षों तक कई बार ऐसे कार्यक्रमों में मैं ये कहती भी रही कि क्या ये संविधान वास्तव में हमारे अपने हितों के अनुरूप हमारे लिए लोकल और लोकल स्पेसिफिक है क्या? और प्रश्नों के जवाब नहीं मिलते थे। आज आपके व्याख्यान ने शायद उस प्रश्न का जवाब बहुत सटीक तरीके से दिया। और यहाँ पुनः डॉक्टर अंबेडकर की बात याद आती है कि जो उन्होंने जब एक तरीके से संविधान का लोकार्पण जैसा करते हुए जो अपनी बात शेयर की थी कि कोई भी संविधान अच्छा या बुरा नहीं हो सकता,
आवश्यकता, जो महत्वपूर्ण होता है वो संविधान का अनुपालन करने और कराने वाले लोगों की जो मंशा होती है, जो उनकी नीति होती है, वो ही शायद उस संविधान की नियति को तय करती है। तो निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण सत्र। और कुछ जो बातें रह गई, जो आपने कुछ जो मल्टीकल्चरल सेगमेंट के बारे में जो आप बात कर रहे थे, आगे आने वाले किसी सत्र में निश्चित रूप से हम सुनना चाहेंगे उस विषय पर भी आपको। और अब तो हमें ये लगता है कि जब हम सेशंस की डिजाइनिंग कर रहे थे तो हमें लग रहा था कि ये 26 नवंबर से लेके 26 जनवरी तक का समय, 2 महीने का समय कहीं कुछ ज्यादा तो नहीं है। अब तो हमें लग रहा है कि कहीं हम अगले संविधान दिवस की वर्षगांठ तक भी अगर इस कार्यक्रम को चलाएं तो भी हमारे पास न विषयों की कमी रहेगी, न विषयों पर बोलने वाले अधिकारी वक्ताओं की कमी रहेगी। तो चूंकि अभी तक यहाँ पर कोई हैंड रेज नहीं हुआ है, तो जो मॉडरेटर और संचालक महोदय हैं, उनकी अनुमति से मुझे लगता है मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूंगी इस पूरे प्लेटफॉर्म की। मैडम, धन्यवाद ज्ञापन प्रीति पाठक जी को दिया जा रहा है। जी। इसके पहले कि आप लोग मुझे धन्यवाद दें, 2 मिनट और चाहूंगा आपका। जी जरूर। और ये आपकी जो IQ/AC कोऑर्डिनेटर गीता मैडम है, उनके बाद से, जैसे मैडम ये कहते हैं कि जो हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं आयरलैंड से लिए गए। हम कहते हैं मनुस्मृति में आइए और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आ जाते हैं, वहां भी इसका जिक्र है कि राज्य प्राथमिकता के आधार पर निर्धारण करे कि वह कौन चीजों को अभी दे सकता है और किन चीजों को बाद में दे सकता है। जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार है ना, उसमें यही अंतर है बस। राज्य की क्षमता नहीं है तो प्राथमिकता तय कर लिया, भैया पहले हम तुमको ये मौलिक अधिकार वाला दे रहे हैं और नीति निषेध तत्व वाला जो है वो बाद में देंगे। आपातकाल पे आ जाइए, कहते हैं कि वाइबर संविधान जर्मनी से वो लिया गया है। आपातकाल का प्रावधान क्या रामायण में नहीं है? या आपातकालीन स्थिति तो कहीं भी दुनिया में आ सकती है, महाभारत में नहीं है। जब युद्ध की स्थितियां हो गई कौरवों और पांडवों में, तो वहां के प्रशासन में आपातकाल नहीं लगा हुआ था। विवरण है इसका, शांति पर्व में उसका उल्लेख किया गया है। शांति पर्व का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि वो राजनीति शास्त्र पर ही लिखा गया अध्याय है। या फिर कहते हैं कि ये जो स्टेट है वो लगता है जैसे संविदा का स्टेट है, दैवी स्टेट नहीं है। ये एक बड़ा भारी लॉजिक आता है। तो भैया राज्य के दैवी अधिकार का सिद्धांत गया, अब वो चलेगा नहीं। और संविदा भीष्म का जो प्रवचन है, भीष्म के प्रवचन में खास बात ये है कि उन्होंने संविदा को एक डेवलपमेंटल थ्योरी के रूप में दिखाया है। तो कभी ऐसा अवसर यदि मुझे उपलब्ध कराएं आप लोग, तो मैं ये दिखाऊं कि भारतीय संविधान में वो कौन सा आक्षेप लगाया जाता है जिसके बारे में कहा जाता है पश्चिमी है, और मैं पैरेलल ये भी दिखाने की कोशिश करूंगा, श्लोक बोल करके दिखाऊंगा, संदर्भ दे करके दिखाऊंगा कि देखिए हमारे इंडियन ट्रेडिशन से ये आ रहा है। बस इतना ही कहना चाहूंगा और आपके बड़े अच्छे वचनों के लिए मैं आपका आभारी हूँ मैडम। जी डॉक्टर मिश्रा, तो संविधान की ये चर्चा आज यहाँ उस मोड़ तक आ पहुंची है जिसके बारे में मैं प्रायः ये सोचा करती थी कि ये ही विडंबना है कि हम जब संविधान की बात करते हैं, हम जब संविधान को पढ़ने की बात करते हैं, जब हम क्लासेस में उसका डिसेमिनेशन करने लगते हैं अपने विद्यार्थियों की ओर, तो हमारा ध्यान महाभारत की ओर, मनुस्मृति की ओर, भगवद गीता की ओर या अपने उपनिषदों की ओर क्यों नहीं जाता है। तो हाँ, निश्चित रूप से हमने अपने जो सेशंस बनाए हुए हैं, इन सेशंस में हम मॉडिफिकेशन करेंगे और इस विषय को इन सेशंस में निश्चित रूप से हम सम्मिलित करेंगे। जी बहुत बहुत आभार। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अब समय की सीमा को देखते हुए और उसकी मर्यादा को देखते हुए अब हम धन्यवाद ज्ञापन के लिए अपनी सहयोगी और मित्र प्रीति पाठक को आमंत्रित करते हैं कि वो आए और धन्यवाद ज्ञापन करें। सर का औपचारिक धन्यवाद रवि। आज के इस पूरे वक्तव्य में
जो 26 नवंबर से हम लोग का ये कार्यक्रम चल रहा है और आज हम लोग इसके 9वें संस्करण पे पहुंच चुके हैं। अब वाकई में जैसा कि अभी तक लगातार चर्चा हो रही है कि अभी तक हम लोगों ने विधि के लोगों को सुना, जो विधि के ज्ञाता थे उनकी बातें हमने सुनी, लेकिन आज एक राजनीति शास्त्री को सुन करके वाकई में ऐसा लग रहा है कि संविधान को शायद पॉलिटिकल साइंस वाले के मुंह से सुनना कुछ अलग ही बात है। हो सकता है कि ये हमारा विषय के प्रति मोह हो, और भैया के लिए धन्यवाद शब्द तो शायद बहुत छोटा है। मैं इस योग्य अपने आप को नहीं समझती कि मैं आपको धन्यवाद दूं। मैं सिर्फ यही कहूंगी कि आज का ये जो पूरा व्याख्यान था वो ऐसा लग रहा था कि हम WC में बैठे हुए हैं और चंद्रकला पाटिया मैडम हमारी क्लास ले रही हैं। तो आज आपने उनकी स्मृतियां हम लोगों के जहन में उतार दी, और इन सब चीजों उसके लिए कोई शब्द नहीं होता है। आप हमारे अग्रज हैं, इतने सुंदर ढंग से पूरी बात को कहना। बहुत कुछ मन में सवाल था, लेकिन जब आपने पूछा ना कि कुछ कहना चाहते हैं, तो आपकी सारी बातों के आगे भैया सारे सवाल जो है वो खत्म हो गए, कोई भी बात नहीं रही। लेकिन हाँ, बस एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी कि आपका जो पूरा व्याख्यान था, मेरे महाविद्यालय के भी बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने बहुत सारे अपने कार्यक्रम कराए अपने महाविद्यालय में, और आपका लेक्चर नहीं कराया। और अब धन्यवाद ज्ञापन के मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हम लोग अपने महाविद्यालय में निरंतर इस तरह के कार्यक्रम कराते रहते हैं, और एक हमारा रिक्वेस्ट स्वीकार करिए आप कि हम एक लेक्चर, आपका लेक्चर जरूर कराएंगे और उसमें आपको आमंत्रित करेंगे, और आपको हम सब सुनना चाहेंगे और सुनाना चाहेंगे कि एक जब कहीं कोई इस स्तर से आपका व्यक्ति बोलता है तो सुनने वाला निशब्द हो जाता है, बोलने वाला निशब्द हो जाता है कि क्या बोला जाए। तो आपका व्याख्यान आज उसी श्रेणी में था कि सारे प्रश्न जो है अपने आप उत्तर उनके मिलते चले गए। मुझे एक बात याद आती है, अभी आपने कहा ना कि विवेकशील व्यक्तियों के हाथ में संविधान होना चाहिए, जैसा कि अंबेडकर ने कहा था। हम लोग जब संविधान पढ़ते और पढ़ाते हैं, तो जब उसके आदर्शों की चर्चा करते हैं, तो निश्चित रूप से बच्चों को बार बार यही बताते हैं, क्लास में हम यही बताते हैं कि हमारे संविधान निर्माता ऐसा चाहते थे, वो ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते थे जो स्वतंत्र हो, संप्रभु हो, एक लोकतांत्रिक समाज हो। तो जैसा कि मैं बार बार इस बात को कहती हूँ कि लोकतंत्र तो हमने पा लिया, लेकिन क्या लोकतांत्रिक समाज हम बना पाए? आज आपके व्याख्यान में वही बात सामने आई है कि जनता शायद ये भूल जाती है कि भारत वो संप्रभु कौन है, और शायद हमारे जो शासक हैं वो ये भूल जाते हैं कि वो शासक हैं या हमारे सेवक हैं। कई बार हम अपने आप को, हम शासकों को कहते भी सुना गया है कि हम आपके सेवक हैं, लेकिन वो शायद सच्चे अर्थों में इस बात को स्वीकार नहीं करते कि वो सेवक है। और जनता ये कभी नहीं सोच पाती है कि वो स्वामी है। जिस दिन जनता ये भली भांति समझ जाएगी कि शासन की सत्ता उसके हाथ में है, तो निश्चित रूप से जिस संविधान की परिकल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी, उसको सही अर्थों में तभी हम अपने संविधान को समझ पाएंगे। और इस पूरे हमारे जो संवैधानिक साक्षरता कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, वो वही वाली बात है कि प्रबुद्ध वर्ग तो जानता है लेकिन समझता नहीं है। जानने और समझने में बड़ा अंतर होता है। हम जाने और हम अपने जीवन में उतार लें चीजों को, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और आज आपके व्याख्यान में ये बात बहुत अच्छे से परिलक्षित हो रही थी कि स्वतंत्रता मिल तो गई, हम स्वतंत्र तो हो गए, राज्य ने हमें स्वतंत्रता दे दी, तो हम उस स्वतंत्रता को एहसान के रूप में माने या अधिकार के रूप में माने। तो हमें स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, तो हम उस अधिकार का उपभोग करें, लेकिन उसके साथ साथ हम इस बात की तरफ भी ध्यान दें कि उसके साथ हमारे कुछ कर्तव्य भी जुड़े हुए हैं। अगर हमारी स्वतंत्रता हमें मिली हुई है, तो हमारी उस स्वतंत्रता के साथ दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता भी है, क्योंकि हम समानता की भी बात इस देश में करते हैं कि हम सब समान हैं, जो हमारे संविधान निर्माता चाहते थे।
तो हमें उस स्वतंत्रता और समानता के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा, और तभी हम सही अर्थों में अपने संविधान निर्माताओं के उन आदर्शों और लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। और आज के इस व्याख्यान में शायद जितना मैं समझ पाई कि अभी हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए हैं, और एक विडंबना, जैसा कि अभी गीता मैम ने भी कहा कि एक विडंबना हमारे सामने है, और शायद इस तरह के कार्यक्रमों से हम कहीं ना कहीं उस निष्कर्ष पे पहुंचने का प्रयास तो करेंगे कि हमें वास्तव में करना क्या है, हमें वास्तव में जानना क्या है, और हम अपने संविधान को कैसे जाने। तो पुनः मैं अपनी इस पूरी टीम की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, आपका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, और आशा करती हूँ कि आप दोबारा से हम सबके बीच में आएंगे और अपने ज्ञान से हम सबको अभिभूत करेंगे। बहुत ही आदर के साथ पुनः पुनः आपका धन्यवाद, और इस पूरी टीम का धन्यवाद, विशेषकर रवि जी और हमारी जो कन्वीनर हैं गीता मैडम, उन सबको भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज मुझे मौका मिला है धन्यवाद देने का कि इतने सुंदर कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने के लिए रवि जी और गीता जी को भी एक बार बहुत सारा धन्यवाद। इसमें जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो और भी हमारे शिक्षाविद और जो गणमान्य लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उन सबका पुनः पुनः आभार और धन्यवाद। थैंक यू भैया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो फिर मिलेंगे भैया, और इसके साथ सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम।